वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफॉल्ट बेल के बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 167 सेक्शन जो था वो डील कर रहा है कहीं ना कहीं सब क्लॉज टू डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग। एंड नाउ दिस जो नया लॉ है हमारा BNSS 2023 में 187 सेक्शन है। तो 167 एंड 187, ये जो सेक्शन 187 है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी डिस्कस कराइए। उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है सेक्शन 187 ने, जो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन की राइट टू लाइफ और उसकी लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। अगर हम अक्यूज की बारे में बात करें तो डेफिनेटली उसका भी अधिकार है कि उसको फ्री किया जाए, लिबर्टी का अधिकार उसके पास भी है। तो लॉ मेकर जो थे, दे हैव गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द पर्सनल लिबर्टी, and deprivation of the same can only be in accordance with the procedure established by law। आर्टिकल 21 में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो वर्ड है वो आर्टिकल 21 से लिया हमने। लॉ कहता है कि ठीक है, आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी पर्सनल लिबर्टी से। अगर आपको उसको डिप्राइव करना है तो जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है, हमारा प्रोसीजर है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको, उसके पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है उसको उसको डिप्राइव कर सकते हो। आप उसको जेल में रख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। आपने सुना होगा देयर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ बेल। लाइक हमारे पास रेगुलर बेल भी है, हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल भी है, राइट। समहाउ ब्लैंकेट बेल भी हम लोग कई बार नॉर्मली कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर देते। हालांकि ब्लैंकेट बेल का कहीं भी रूल नहीं है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट बेल के बारे में। अब डिफॉल्ट बिल की अगर बात करें तो 187 ऑफ द BNSS, जो वहां पर स्पेसिफिकली इट इज मेंशन कि ये जो राइट है डिफॉल्ट बिल का, ये एक अक्यूज का राइट है और ये इंडिफिजिबल राइट है। आप उसको रिबट नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सो ये राइट ऑफ एन अक्यूज पर्सन टू बी रिलीज्ड ऑन बेल व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेल्स टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पर तो सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग 187 में कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन, एक सीमित जो दायरा है, जो दिया हुआ है टाइम टेबल 60 डेज एंड 90 डेज, अगर उसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करता तो अक्यूज हैज राइट टू क्लेम फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। अब ये 90 डेज और 60 डेज का टाइम है, ये समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि 10 ईयर से कम की जो सजा है किसी ऑफेंस में, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज बाउंड टू सबमिट हिज फाइनल रिपोर्ट विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज, अगर वो 60 डेज के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करता तो ऑन द नेक्स्ट डेट, ऑन द नेक्स्ट डे, द एक्यूज हैज अ राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल। और उन फेंसेस में जहां पर पनिशमेंट 10 ईयर या प्लस है, नॉट लेस देन 10 ईयर, उस केस में 90 डेज का टाइम पीरियड दिया गया और विद इन 90 डेज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू कंप्लीट द थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट हिज फाइनल रिपोर्ट इन द कोर्ट, इन फेलियर ऑफ विच द एक्यूज हैज अ राइट टू गेट द डिफॉल्ट बेल। तो इसलिए ये राइट जो है वो बिक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है हमारे पास 2020 में। इस केस में भी कोर्ट ने मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो राइट है, राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, इज नॉट मेरी स्टैट्यूटरी बट अ फंडामेंटल राइट। तो इट मेक इट वेरी क्लियर कि ये सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ये फंडामेंटल वन है। इट इज अ फंडामेंटल वन। यू हैव टू, द कोर्ट मस्ट रिलीज द अक्यूज in case the investigating officer fails to investigate the case within the time bound period। हालांकि हमारा सेक्शन 167 है सीआरपीसी में, नाउ इट इज 187। कुछ चेंजेस दिए गए हैं बट ज्यादा चेंजेस नहीं है।
अब 187 में अगर बात करें, 187 की अगर बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट विद इन 24 आवर। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद आप 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो सब क्लॉज 1 कहता है इट रिक्वायर प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। तो आप सबसे पहले अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे। तब अगर 24 आवर्स में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, ये 58 सेक्शन BNSS कह रहे हैं। सब क्लॉज 2 कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट को आप अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑथोराइज करेगा, अलाउ करेगा अक्यूज की डिटेंशन फॉर फर्दर पीरियड। पुलिस अगर रिमांड आप क्लेम कर रहे हो, तो आप 15 डेज तक पुलिस रिमांड ले सकते हो, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर से कम है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास 60 डेज का टाइम है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। और उस 60 डेज में जो इनिशियल 40 डेज हैं, स्टार्टिंग के जो 40 डेज हैं, 40 डेज हैं, उसमें से कभी भी किसी भी टाइम पर पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अक्यूज की पुलिस रिमांड क्लेम कर सकता है 15 दिन के लिए। बट कैलकुलेट अगर उसको एडअप करेंगे, तो 15 दिन से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते पुलिस रिमांड। लाइक सपोज आपने अरेस्ट किया 1 अगस्त को, आपने प्रोड्यूस किया अक्यूज को, और आपने 5 दिन का रिमांड ले लिया। देन यू फर्दर प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर द लर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड देन आपने उसे जुडिशियल रिमांड में आपने सेंट्रल जेल में सेंड कर दिया, उसको भेज दिया सेंट्रल जेल में। आपको 20 दिन बाद फिर लगा कि उसका पुलिस रिमांड फर्दर रिक्वायर्ड है, यू नीड द पुलिस रिमांड फर्दर, तो आप फर्दर दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हो। बट कंडीशन इसकी 40 डेज के इनिशियल टाइम पर में ही आप पुलिस रिमांड ले सकते हो, जब मर्जी आप ले सकते हो। बट कैलकुलेट अगर टोटल इन करें, तो टोटल जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट जो है वो, अगर 90 डेज का टाइम है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस केस में इनिशियल जो 60 डेज है, उन 60 डेज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पुलिस रिमांड अलाउ कर सकता है अक्यूज की, और ये 50 डेज कभी भी पुलिस रिमांड के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्लेम कर सकता है। तो ये मेन जो हमारा सेक्शन था सब क्लॉज 2 जो है, वो उसमें चेंजेस किए गए हैं। अदरवाइज 67 सेक्शन 167 ऑफ द CRPC में सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 50 डेज 15 डेज में ही आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आप क्लेम ही नहीं कर सकते। ऑल्दो देवर सर्टन अथॉरिटीज जिसमें बाद में अलाउ किया गया था कि आप वाइस वर्सा कर सकते हो, पुलिस रिमांड टू जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल रिमांड टू पुलिस रिमांड, लेकिन बियॉन्ड द 15 डेज नहीं कर सकती। अब मैजिस्ट्रेट जो है वो अलाउ करेगा 15 डेज के लिए डिटेंशन, बियॉन्ड बियॉन्ड 15 डेज, इफ सेटिस्फाइड दैट द एडुकेट ग्राउंड एग्जिस्ट। लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो 90 डेज से ज्यादा उसको डिटेन करके रखे और 60 डेज से ज्यादा उसको डिटेन करके रखे। ऑन एक्सपायरी ऑफ 90 डेज एंड 60 डेज, अगर 60 डेज और 90 डेज एक्सपायर हो गए और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेल टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, अगर नहीं कर पाया, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 60 और 90 डेज, एज द केस में बी, अक्यूज्ड ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन कब? इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल, अगर वो विलिंग है कि उसको रिलीज के लिए, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट में आगे कि मैं बेल बॉन्ड देने के लिए रेडी हूं, काइंडली मुझे बेल दी जाए, तभी आप उसको रिलीज करोगे। एंड एवरी पर्सन सो रिलीज शैल बी डीम्ड टू बी रिलीज अंडर द प्रोविजन ऑफ द जनरल बेल चैप्टर, जो हमारा 35 चैप्टर है हमारा बेल के रिगार्डिंग, उसी में हम लोग उसको मान के उसको हमने रिलीज कर दिया बेल के अकॉर्डिंग। द डिफॉल्ट बेल इज ऑल्सो मेन बेल क्राइटेरिया जो है, इन केस अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो अक्यूज हैज अ राइट टू क्लेम हिज रिलीज फ्रॉम द कोर्ट। तो ये तो एक्सप्लेनेशन मेक इट वेरी क्लियर कि अगर एक्सपायर इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, कौन सा पीरियड, 60 डेज और 90 डेज, अगर इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, तो अक्यूज रिमेन इन कस्टडी, वो कस्टडी में रहेगा। कब? अनटिल ही फर्निश बेल। अब यहां पर इसकी सेंस एक और निकलती है। लेट्स सपोज 60 डेज कंप्लीट हो गए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं की,
61 डेज में अक्यूज ने एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे डिफॉल्ट बेल दी जाए। कोर्ट ने उसको डिफॉल्ट बेल के लिए अलाउ कर दिया विद कंडीशन कि आप बेल बॉन्ड फर्निश कर दो। बट अक्यूज जो है वो बेल बॉन्ड नहीं दे पाया, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, उसको आप रिलीज करी नहीं, करोगे नहीं, अक्यूज रिमेन इन कस्टडी है अंटिल ही फर्निश बेल। जब तक वो बेल फर्निश नहीं कर देता, बेल बॉन्ड नहीं सबमिट कर देता कोर्ट में, तब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि बेल अलाउ कर दी तो आप उसको रिलीज कर दोगे, नो। जब तक वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर देगा, तो सिक्योरिटी आपको नहीं देगा कि मैं अपेयर होऊंगा जब चाहो अब, तब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे। अब हमारे 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी और हमारा बीएनएसएस में काफी चेंजेस हैं। और इसमें जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि जो हमारी सीआरपीसी है 167 की सब क्लॉज 2 में ये वर्ड यूज किया गया, इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर। अब इसको रिप्लेस किया गया हमारे बीएनएस 187 में, वहां पे वर्ड वर्ड लिखा है 187 में, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर और मोर, 10 साल या 10 साल से ज्यादा। उस केस में 90 डेज का टाइम है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 10 ईयर, 60 डेज का टाइम है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, इन फेलियर ऑफ विच अक्यूज कैन फाइल द डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। अब हम बात करें नेचर ऑफ राइट की। पहली बात, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये इंडिफिजिबल स्टैट्यूटरी राइट है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पर्सनल लिबर्टी है, वहां से इसको कंसेप्ट को लिया गया है। तो इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी इन द हैंड ऑफ द मैजिस्ट्रेट। द मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू रिलीज द अक्यूज इन केस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेल टू सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो इट मेक इट वेरी क्लियर कि अगर स्टैट्यूटरी पीरियड एक्सपायर हो गया विदाउट अ वैलिड चार्जशीट पुलिस फाइल अगर नहीं कर पाया, तो क्यूज अप्लाई फॉर बेल। और कोर्ट मस्ट, वो मस्ट लिखा है तो कोर्ट मस्ट रिलीज हिम। तो मेरिट ऑफ द केस, द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और द लाइक्लीहुड ऑफ absconding आर टोटली इरेलेवेंट इन दिस केस। चाहे उसने मर्डर क्यों ना किया हो, रेप प्लस मर्डर क्यों ना किया हो, चाहे कितना भी ग्रेव ऑफेंस हो, हम लोग मेरिट चेक नहीं करेंगे, हम लोग ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस चेक नहीं करेंगे, हम लोग लाइकलीहुड ऑफ स्कॉन्डिंग चेक नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये चेक करना है बीइंग एज ए मैजिस्ट्रेट कि क्या 90 डेज और 60 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर कर पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं की है। इफ इट इज नो, दैट्स इट, कोर्ट मस्ट रिलीज हिम। लेकिन आपको कोर्ट में अप्रोच तो करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली तो आपको डिफॉल्ट बेल मिलेगी नहीं। तो राइट मस्ट बी अवेल्ड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है, एक्सप्रेसिंग रेडीनेस टू फर्निश बेल। इट डज नॉट ऑपरेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल आपको नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। और इफ द वैलिड एप्लीकेशन इज मेड, वैलिड एप्लीकेशन मीन्स कि रिपोर्ट सबमिट करने से पहले, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने से पहले पहले आपने एप्लीकेशन मूव कर दी, तो आपको बेल पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन 60 डेज कंप्लीट हो गए, 90 डेज कंप्लीट हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऑन 62 डे में आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी मॉर्निंग में, और एट द नून अक्यूज ने एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे डिफॉल्ट बेल दिया जाए बिकॉज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। लॉ कहता है चार्जशीट फाइल करने से पहले पहले अगर आप एप्लीकेशन मूव करते हो तो आपका ये राइट है डिफॉल्ट बिल का, अगर नहीं तो ये राइट आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये केस थे हमारे रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2021 में हुआ था। और देन वी हैव उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 में वन का केस है। तो इट मेक इट वेरी क्लियर दैट बिफोर द चार्जशीट इज फाइल्ड द accused has to move the valid application before the court with request to release him for on the default bail. So once a valid charge sheet is filed within a time, तो राइट ऑटोमेटिकली आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। आपने अगर एप्लीकेशन बाद में लगाई है तो आपका कोई अधिकार नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू इंटरप्रेट एक्सप्लेनेशन।
जैसे हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, क्यू शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। कोर्ट का ऑर्डर डिफॉल्ट बेल का आपके फेवर में है कि डिफॉल्ट बेल आपको प्रोवाइड की गई है, आपको दे दिया गया है, लेकिन आप बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर रहे, तो इट मीन्स आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। जब तक आप बेल बॉन्ड कोर्ट में सबमिट नहीं कर देते, फर्निश नहीं कर देते, तब तक आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो अक्यूज हैज अवेल्ड ऑफ हिज राइट टू डिफॉल्ट बेल एंड अंडरटेकन, ये अंडरटेकिंग होती है, टू फर्निश बेल एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, और जब वो अंडरटेकिंग पूरी कर देगा तो आप उसको रिलीज कर लोगे। लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंटली फेल टू विद कंप्लाई विद द टर्म्स, अगर वो फर्निश नहीं करता, तो हम लोग उसको बेल पे रिलीज नहीं कर सकते, उसको रिलीज नहीं करेंगे। ऑल दो चाहे डिफॉल्ट बेल की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी उसके फेवर में डिसाइड की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो डिफॉल्ट बेल है, ये जो टाइम है, ये कब कमेंस होगा, कैसे हम लोग उसको कंप्यूट करेंगे 60 डेज और 90 डेज का रिगार्डिंग। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? तो पीरियड इज कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिमांड। ऑर्डर ऑफ रिमांड से ही हम लोग फर्स्ट डे को काउंट करेंगे, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। सपोज द 1 अगस्त को हमने अक्यूज को अरेस्ट किया, और आफ्टर 24 आवर्स, लाइक सपोज आपने 2 अगस्त को अक्यूज को प्रोड्यूस किया मैजिस्ट्रेट के सामने, और 2 अगस्त को कोर्ट ने उसको 4 डेज का पुलिस रिमांड दे दिया। लॉ कहता है जो डेट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिमांड कौन सा है, 2 अगस्त, उस दिन से हम लोग 60 डेज और 90 डेज को कैलकुलेट करेंगे ना कि हम लोग फ्रॉम द डेट ऑफ रेस्ट। ये केस था हमारा सीबीआई वर्सेस अनुपम का केस है हमारा, 1992 में ये डिस्कस किया गया था। और जगन्नाथी सत्यानारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है, 1986 में डिस्कस किया था, जिसमें मेक इट वेरी क्लियर, कोर्ट मेक इट वेरी क्लियर कि इट इज नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट बट फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिमांड, जहां से हम लोग 60 डेज और 90 डेज को कैलकुलेट करेंगे। देन इंकल्जन ऑफ द डेट ऑफ रिमांड, क्या उसको हम लोग डेट ऑफ रिमांड को इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट विषय था हमारा, लेकिन काफी एम्बिगुइटी थी इस केस में, बट लेटर ऑन दिस एम्बिगुइटी वाज रिमूव्ड फाइनली बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कपिल वाधवा। ये डिसाइड किया गया 2023 में। बिफोर दिस डिसीजन देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्बिगुइटी कि फर्स्ट डेट ऑफ रिमांड जो था उसको एक्सक्लूड करेंगे या इंक्लूड करेंगे व्हेन वी कैलकुलेट द 60 पीरियड और 90 डेज टाइम। तो मेक इट वेरी क्लियर इन दिस बाय दिस डिसीजन दैट द डेट ऑफ फर्स्ट रिमांड ऑर्डर इज टू बी इंक्लूडेड। कोर्ट ने कहा इंक्लूड करोगे, तो डे ऑफ फर्स्ट रिमांड इज टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द 60 डेज और 90 डेज। कोर्ट मेक इट फर्दर क्लियर कि अगर हम लोग फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये अनऑथोराइज डिटेंशन होगी, क्योंकि वो 61 डेज या फिर 91 डेज में चला जाएगा वो। तो वो 61 डेज और 91 डेज जो है वो अनऑथोराइज डिटेंशन में कैलकुलेट होगा। इसलिए अक्यूज का राइट है, द मोमेंट 60 डेज 90 डेज कंप्लीट हो गए तो वो इंडिफिजिबल राइट है, वो अक्रू हो जाएगा इन फेवर ऑफ द अक्यूज। अर्लियर एमपी वर्सेस रुस्तम का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इसको जो डेट ऑफ रिमांड फर्स्ट डेट ऑफ रिमांड है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो ये बड़ा गलत था, क्योंकि वो तो अनऑथराइज डिटेंशन हो जाएगी ना। अगर सपोज फर्स्ट डे उसको एक्सक्लूड करोगे तो फिर वो उसकी जो टोटल डिटेंशन है वो तो 60 डेज और 91 डेज हो जाएगी, 61 डेज 91 डेज हो जाएगी, तो वो गलत होगा, अनऑथराइज है। तो इसलिए ये जो केस 2023 में डिसाइड किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कपिल वाधवा केस में, कोर्ट मेक इट वेरी क्लियर एंड रिमूव ऑल द एम्बिगुइटी बाय सेइंग दैट द फर्स्ट रिमांड ऑर्डर जो है is to be included while calculating the 60 days or 90 days period of time. Then suppose just there's a practical example. Accused remanded on 12th May, तो 60 डेज जो है वो पीरियड एंड ऑन 12th जुलाई, क्योंकि हम लोग 14 मई से स्टार्ट करेंगे 60 डेज काउंट करना, और 31 का मंथ भी बीच में आता है, तो इसलिए 12 जून को हम लोग 60 डेज एंड होगा हमारा। और अगर हमने 13 जुलाई को चार्जशीट फाइल कर रहे हैं तो ये अक्यूज को राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाएगा। इवन 2025 में जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी कोर्ट ने ये रूलिंग को अप्लाई किया था, हैज अप्लाइड द सेम रूल बाय सेइंग बाय डिलीवरिंग द जजमेंट दैट द डे एन अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड रिमांडेड टू कस्टडी मस्ट बी इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग द स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट बेल एलिजिबिलिटी।
इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ अदर रूल्स ऑफ कंपटीशन भी हैं, लाइक ओनली एक्चुअल डेज ऑफ डिटेंशन काउंट, ये इंपॉर्टेंट है। गौतम नालायका वर्सेस एनआईए का केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्वेश्चंस आए थे। लॉ कहते हैं कि हम लोग एक्चुअल डेज ऑफ डिटेंशन को काउंट करेंगे। अगर 60 डेज और 90 डेज के कैलकुलेट करते समय अगर हमें पता लगे कि क्यूज को मेडिकल के लिए उसको बेल दी गई थी 2 डेज की, या टेम्पररी या इंटरिम बेल दी गई थी, उस टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम को, इंटरिम बेल को, मेडिकल बेल को, वो हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। हम लोगों ने कैलकुलेट करना कि एक्चुअल डे ऑफ डिटेंशन कितनी है, तो वो 60 डेज और 90 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो जनरल क्लॉजेस लिमिटेशन एक्ट प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजन हमारी, तो ये हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 187 अपने आप में कंप्लीट कोड है। हालांकि एनडीपीएस क्या कुछ स्पेशल स्टैच्यू है, हमारे लॉ है, यूएपीए, एनडीपीएस, जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ रिटेंशन, लाइक 90 डेज नहीं, 180 डेज। 90 डेज की जगह 180 डेज तक भी अवेलेबिलिटी है हमारी। प्रोविजंस है कि आप 180 डेज तक आप उसको अंदर रख सकते हो जेल में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो 180 डेज तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में सबमिट करे, बट वो स्पेशल लॉ है हमारी, लाइक एनडीपीएस इन केस ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी, नॉट अदरवाइज। यूएपीए में 180 डेज है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं है। यहाँ पर आप कोर्ट कोर्ट में आप रिक्वेस्ट करोगे और आप उसको टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हो बाय सेइंग कि दैट इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी नॉट कंप्लीटेड विद इन द 90 डेज, और आप फर्दर रिक्वेस्ट करके आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो 90 डेज को 180 डेज तक, और विद इन 180 डेज में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ये केस था बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फाइनली रूल आउट किया कि जो राइट ऑफ डिफॉल्ट बिल है, जो 167 या 187 ऑफ सब क्लोज टू में, ये इंडिफिजिबल फंडामेंटल राइट है। ये 3 जज बेंच ने डिसाइड किया था। अब इसके थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। बिक्रमजीत जो अक्यूज था बेसिकली, उसको November 22 ऑफ 2018 को अरेस्ट किया गया पंजाब से, इन कनेक्शन विद द ग्रेनेड अटैक एट अ रिलीजियस गैदरिंग इन अमृतसर। और उसके ऊपर चार्ज लगाया गया 13 सेक्शन ऑफ यूएपीए। अब डिटेंशन एक्सटेंशन के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते थे, क्योंकि ये यूएपीए में 180 डेज तक आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बिफोर द स्टैंडर्ड डेज 90 डेज कंप्लीट होने से पहले। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, 90 डेज खत्म होने से पहले पहले ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर किस केस में क्या हुआ कि ये जो स्पेशल लॉज है, तो स्पेशल लॉज में स्पेशल कोर्ट होती है, लेकिन इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने एप्लीकेशन मूव की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, और रिक्वेस्ट की कि 180 डेज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड किया जाए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस, कोर्ट ने इसको एक्सटेंड कर दिया 180 डेज। द मोमेंट 90 डेज कंप्लीट हुए, तो बिक्रमजीत सिंह ने फाइल कर दिया एप्लीकेशन डिफॉल्ट बिल की। आर्ग्यू क्या किया कि मैजिस्ट्रेट के पास तो कोई पावर ही नहीं अंडर द यूएपीए कि वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सके। अब लीगल इशू क्या थे? पहला लीगल इशू ये था, क्या ये जो स्टैंडर्ड जो मैजिस्ट्रेट है हमारे, जहाँ स्टैंड डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट है हमारी जो एनआईए एक्ट में, क्या किसके पास पावर है? कौन टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है अंडर द यूएपीए में, अंडर द स्पेशल लॉ में? पहला क्वेश्चन ये था किसके पास जुरिडिक्शन है। दूसरा क्वेश्चन था राइट टू डिफॉल्ट बिल, क्या राइट टू डिफॉल्ट बिल को खत्म किया जा सकता है, इज एक्सटिंग्विश्ड इफ द पुलिस फाइल अ चार्जशीट व्हाइल द कोर्ट इज स्टिल कंसीडरिंग अ प्रीवियसली सबमिटेड बिल एप्लीकेशन। दो इश्यूज थे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने मेक इट वेरी क्लियर, पहला इशू क्रिएट किया गया और उसको डिसाइड किया गया, कोर्ट ने कहा जितने भी ऑफेंसेस हमारे यूएपीए में हैं, वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, क्योंकि वो शेड्यूल दिया है हमारे यूएपी में। और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट को क्रिएट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द एनआईए एक्ट। और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास ही जुरिडिक्शन है एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए, टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड के लिए। तो दिस अप्लाई इवन द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय द स्टेट पुलिस, चाहे वो स्टेट पुलिस क्यों ना इन्वेस्टिगेशन करती हो, चाहे वो एनआई क्यों ना करती हो, लेकिन टाइम पीरियड अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो आपको एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट में ही मूव करनी पड़ेगी, ना कि किसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो रूलिंग थी इस केस में, जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था, वो बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट हैज नो पावर, इट इज आउट ऑफ द जुरिडिक्शन। इसलिए वो जो ऑर्डर था वो गलत था। So court make it further clear declared that the default way is not merely a statutory provision but a indefeasible right, जिसको लिंक्ड किया गया आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा कि कैन डिफॉल्ट बेल बी कैंसल्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या डिफॉल्ट बेल मिल गया आपको, आपने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया, आप बाहर चले गए, क्या आपकी बेल को दोबारा कैंसिल किया जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इज यस, इट कैन बी कैंसिल, बट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती। अगर आपने डिफॉल्ट बेल मिल गई, उसके बाद आप चार्जशीट दायर कर रहे हो कोर्ट में, तो प्रोसिक्यूशन कैन अप्लाई टू द कोर्ट बाय रिक्वेस्ट की इस डिफॉल्ट बेल को कैंसिल किया जाए। आप फर्दर कस्टडी को सीक कर सकते हो कि उसकी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पर्पज के लिए। अब लीगल बेसिस हमारे इस केस में राकेश कुमार पाउल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लैरिफाई किया कि डिफॉल्ट बिल, पहली बात तो इज ए वन टाइम राइट जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन फेस में ही आता है। फाइलिंग द चार्जशीट एंड द इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप चार्जशीट दायर करते हो कोर्ट में तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन से शिफ्ट होकर पूरा का पूरा ट्रायल कोर्ट में चला जाता है। और ट्रायल कोर्ट के पास पूरा अधिकार है डिफॉल्ट बिल को दोबारा रिव्यू करने के लिए, और पोटेंशियली उसको कैंसिल भी कर सकती है। ये ब्रकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में डिसाइड किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट फर्दर मेक इट क्लियर कि डिफॉल्ट बिल लैप्सेस अपॉन चार्जशीट सबमिशन, जैसे ही आपने चार्जशीट सबमिट की वो लैप्स हो जाती है। अलाउइंग कैंसिलेशन इफ द अक्यूज इज सीन एज ए फ्लाइट रिस्क, और कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकती है अगर उसको लगता है कि भाई अक्यूज रिस्क में है, जहां वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, जहां पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी बेल को कैंसिल किया जाए, तो कोर्ट कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होता। प्रोसिक्यूशन मस्ट हैज टू फाइल द चार्जशीट एंड मूव एन एप्लीकेशन फॉर द बेल कैंसिलेशन। और उस केस में आपको फर्दर प्रूव करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफेंसेस क्या है, अक्यूज का कंडक्ट क्या है, वेदर कंटिन्यू बेल वुड अंडरमाइन द जस्टिस और नॉट। और अगर कोर्ट ने आप प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया तो इमीडिएटली मींस ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल कैंसिल हो गई। जब कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन अलाउ कर दी तो फर्दर कोर्ट क्या करेगी, एक वारंट इशू करेगी अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। हमारी पूरी डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्जशीट दायर करने से पहले पहले ही अक्यूज डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मूव कर सकता है। So the charge sheet must filed before the accused is actually released on default bail. If release has already occurred, तो कैंसिलेशन आपके पास दूसरा विकल्प है, आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली कभी भी कैंसिल नहीं होती। सो ये जो विक्रम सिंह केस है, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्कुल कि इंडिफिजिबल राइट है ये, अक्यूज का इंडिफिजिबल राइट है, द कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं कि उसको कैंसिल कर दे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा डिफॉल्ट बिल के रिगार्डिंग। आई होप कि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।